फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की आवश्यकता की पहचान। बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सिलेबस से लिया गया है। तो फ्रेंड, देखेंगे प्रश्नों की तरफ। फर्स्ट हमारा है सीखने की आवश्यकता की पहचान। सीखने के नियम। सीखने के नियम आप लोग समझ, सीखना क्या होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। फर्स्ट हमारा है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। हम फर्स्ट देखेंगे तत्परता का नियम। यदि कोई व्यक्ति, सिंपल तरीके, यदि कोई बालक या यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर है या तैयार आता है तो वो सीख सकता है और वह अधिक समय तक अस्थायी रहता है। इसको हम तत्परता का नियम कहते हैं। ठीक है। सेकेंड आते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में किसी भी विषय वस्तु की सफलता और या असफलता का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। क्या है, किसी भी विषय वस्तु की सफलता असफलता प्रभाव के सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। यह प्रभाव का नियम है। थर्ड हमारा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा ये। निरंतर अभ्यास के द्वारा हम सीखने की, क्या है, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम सीखने की प्रक्रिया को हम अस्थायी कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी सीखने की प्रक्रिया अस्थायी होती रहेगी। यह हमारा सीखने का तरीका है, यानी अभ्यास का नियम है। नेक्स्ट हमारा है प्रभावित करने वाले कारक। पूर्व अधिगम, इच्छा, मनोवृत्ति, विधि, प्रेरणा और वातावरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम क्या है? जो प्रभावित करने वाले कारक पूर्व अधिगम, वो क्या है? पूर्व अधिगम, यह पूर्व अधिगम या तो सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा या तो नकारात्मक रूप से, इसलिए अधिगम को यह प्रभावित करेगा। नेक्स्ट हमारा है इच्छा। अगर हम किसी भी विषय वस्तु को सीखने की इच्छा रखते हो तो हम आसानी से सीख लेते हैं। अगर हम इच्छा नहीं रखते हैं तो हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, हमारा मन उसी चीज को सीखने के लिए तैयार है या नहीं, यह हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है विधि। अगर सीखने के लिए उचित विधि का प्रयोग किया जाएगा तो अधिक अस्थायी होगा और उपयुक्त विधि नहीं होगी तो अधिगम अस्थायी नहीं होगा। यानी प्रेरणा, किसी भी बालक को प्रेरणा यानी मोटिवेशन के द्वारा अधिगम कराया जाए तो वो अधिगम ज़्यादा देर तक टिकाऊ रहता है और अस्थायी रहेगा। ठीक है। फर्स्ट हमारा है अधिगम की पहचान। अधिगम वक्र द्वारा, क्या, अधिगम, हम अधिगम वक्र द्वारा अधिगम की पहचान कर सकते हैं। क्या है, हम अधिगम वक्र द्वारा अधिगम की पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है सरल रेखीय, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित विधि के द्वारा हम अलग अलग तरीके से बच्चों का मापन भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि सरल रेखीय। बालक क्या है, समय के साथ बालक सीखता जाता है। समय के साथ, सिंपल तरीका क्या है, समय के साथ बालक क्या है, सीखता जाता है। नेक्स्ट हमारा है उन्नतोदर विधि। उन्नतोदर विधि में क्या है, प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है। इसमें क्या है, बालक की प्रारंभ में गति जो होगी तीव्र होगी, तेज होगी, और बाद में क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। ये हमारा उन्नतोदर विधि है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट नतूदर विधि। नतूदर विधि में क्या है, प्रारंभ में सीखने की गति धीरे धीरे होती है। बालक की क्या है, प्रारंभ में गति क्या है, धीरे धीरे होती है, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे बालक सीखता है और बाद में वही बढ़ जाती है, बाद में क्या है, वही बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिश्रित विधि, यानी हम नतूदर विधि को हम एक तरह से नकारात्मक भी बोल सकते हैं, नकारात्मक विधि, ठीक है, या वक्र बोल सकते हैं। मिश्रित विधि में देखेंगे हम धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। मिश्रित में क्या है हमारा, धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले अधिगम वक्र की खोज सबसे पहले ब्रियान हार्टर ने दिया था। कौन दिया था, ब्रियान हार्टर, नोट कर लेंगे इसको, ब्रियान हार्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अधिगम का स्थानांतरण, धनात्मक, नकारात्मक और शून्य। आप लोग उसको नोट करते रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। सीखी गई क्या है, धनात्मक में मैं बता रहा हूँ, सीखी गई कोई भी चीज़ क्या है, सीखी गई कोई भी चीज़ दूसरे स्थान पर सीखने में मदद करें। क्या है, सीखी गई कोई भी चीज़ दूसरे स्थान पे सीखने में मदद करे, उसे धनात्मक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है नकारात्मक अधिगम। सीखी गई कोई भी विषय वस्तु, सिंपल तरीका है, सीखी गई कोई भी विषय वस्तु, नए ज्ञान सीखने में अगर परेशानी होती है या उससे सुविधा नहीं होती है तो वो नकारात्मक अधिगम होता है। वो क्या है, नकारात्मक अधिगम में आता है या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्य अधिगम। सीखा गया कोई भी विषय वस्तु क्या है, सीखा गया कोई भी विषय वस्तु आगे किसी नए ज्ञान में क्या है, आगे किसी नए ज्ञान में कोई मदद नहीं करता है तो वह शून्य अधिगम होता है। क्या है, वह शून्य अधिगम होता है। अधिगम अक्षमता, बच्चों को पढ़ने लिखने तर्क करने या किसी कार्य को करने में अगर अक्षमता उत्पन्न होती है तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ने लिखने तर्क करने या किसी कार्य को करने में अगर अक्षमता उत्पन्न होती है तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। फर्स्ट हमारा है मौखिक अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता और गणित संबंधी अक्षमता। मौखिक अक्षमता के अंतर्गत एफेजिया और डिस्फेजिया आते हैं। पढ़ने की अक्षमता, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट यूपी टेट में, इसको एलेक्सिया और डिसलेक्सिया संबंधी कह सकते हैं बीमारी। नेक्स्ट हमारा है गणित संबंधी अक्षमता, इसको कहते हैं अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया और अपेक्सिया। तो फ्रेंड आज का बस इतना ही, नेक्स्ट डे में आपको लेके आऊँगा कोई और टॉपिक जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।